नमस्कार, मैं सीए उमेश शर्मा आज आपके सामने लेके आया हूँ डिटेल एनालिसिस ऑफ जीएसटी ऑन डेवलप प्लॉट्स, जो कि अभी सबका हॉट टॉपिक है और इसको हम फटाफट देखते हैं कि क्या इसका पूरा असर हमारे रियल इस्टेट के टैक्सेशन के ऊपर हो रहा है। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन कि ये इसके अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आया था जो पास हिस्ट्री से रिलेटेड है, फिर इसकी हिस्ट्री जीएस सर्विस टैक्स में क्या थी ये टॉपिक के ऊपर कि प्लॉट्स के ऊपर सर्विस टैक्स लगता था या नहीं लगता था, फिर हिस्ट्री अंडर वैट एक्ट, फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो सीजीएसटी एक्ट, रेरा, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर आई है। फिर ये देखना है हमको कि जीएसटी सही में लगेगा क्या नहीं लगेगा, क्या ये इंक्रोचमेंट साबित होगा डेवलप प्लॉट्स के ऊपर जीएसटी का। तो ये एक मैं हंसते खेलते आपको बता रहा हूँ। फिर रिलेवेंट एआर्स लेंगे, जो 5-6 एआर्स आए हैं इस टॉपिक के ऊपर, उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में जो भी इश्यूज़ हमारे आ रहे हैं वो, और बाद में लेते हैं हम कंक्लूजन। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम इंट्रोडक्शन से कि ये जो जीएसटी है डेवलप प्लॉट्स के ऊपर लगना चाहिए क्या नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये एक शुरू हुआ कि ये सेल ऑफ लैंड से लिंक नहीं होगा और इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, ऐसा एआर के अंदर कहा गया। फिर ये इंपॉर्टेंट डिबेट शुरू हो जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जीएसटी में सारे के सारे ट्रांजैक्शंस टैक्स हो जा रहे हैं, क्योंकि सेल ऑफ लैंड ये जीएसटी में कभी लगता नहीं था। तो हमको स्टडी करना पड़ेगा एग्रीमेंट्स का, रेरा का, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट और फिर जीएसटी के प्रोविजंस, और फिर एग्जैक्ट पता चलेगा कि टैक्स लायबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी। तो ये पूरी स्टोरी हम देखते हैं इंक्रोचमेंट ऑफ जीएसटी ऑन द प्लॉट्स। दोस्तों, दो तरीके के ट्रांजैक्शंस रहते हैं। पहली ट्रांजैक्शन, लैंडलॉर्ड ने खुद प्लॉट डेवलप किया और कंज्यूमर को बेचा, भले ही वो बिफोर लेआउट किया हो या आफ्टर लेआउट, जिसको हम ओसी कहते हैं। फिर दूसरे प्रकार की ट्रांजैक्शन रहती है कि लैंडलॉर्ड जो है जीडीए बनाता है, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट डेवलपर के साथ, और फिर वो प्लॉट बेचते हैं। तो इसके अंदर भी बिफोर लेआउट सेल अगर है, आफ्टर लेआउट सेल है तो क्या होगा, तो इसकी हमको पढ़ाई करनी है। तो शुरू करते हैं पास्ट हिस्ट्री से। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास आउट किया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, वो जजमेंट है नाराने कंस्ट्रक्शंस का। तो यहाँ पर वो कंपनी जो थी ये डेवलपमेंट ऑफ प्लॉट्स के अंदर थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पास में गुहार लगाई थी कि हम जो प्लॉट सेल कर रहे हैं उसके अंदर सर्विस कंपोनेंट आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पर इशू सुप्रीम कोर्ट के साथ में था कि सर्विस की जो डेफिनेशन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से, वहाँ पर ये कंपनी फॉल होती है या ट्रांजैक्शन फॉल होती है नहीं। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये मियर सेल ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, इसके साथ में सर्विसेज भी आ रही है सेक्शन 21C ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से, यानी ग्राहक मंच के अंदर इसको कवर करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने दिया था कि जो डेवलपमेंट हो रही है वो कैरिड आउट कर रही है कंपनी एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एज अ पार्ट ऑफ द पैकेज, और फिर ये फुल्ली डेवलप प्लॉट्स कंज्यूमर को बेच रहे हैं। तो टू द एक्सटेंट ये जो भी साइट डेवलपमेंट हो रही है ये सर्विसेज का पार्ट हो जाती है फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए। पर ये तो हुआ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जजमेंट, क्योंकि पुराने और कोई जजमेंट्स या रेफरेंस हमको ये ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड नहीं मिले। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या सर्विस टैक्स में क्या होगा इस जजमेंट के प्रति, ये हमको देखना है। तो जब हम देखते हैं तो डेफिनेशन आती है 65B(4)44 के अंदर। तो यहाँ पर जो सर्विस की जो डेफिनेशन है हमारी सर्विस टैक्स के अंदर, वहाँ पर नॉट इंक्लूड था, यानी ये जो ट्रांजैक्शन है गुड्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ सेल, तो ये ट्रांजैक्शन सर्विस टैक्स के अंदर कभी चैलेंज हुई नहीं थी। और जो ऊपर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो हमने केस लॉ देखी है वो डायरेक्टली यहाँ पर कभी एप्लीकेबल हुआ नहीं, क्योंकि जो ये जो डोमिनेंट इंटेंशन थ्योरी है वो चलती रही। अब एस्पेक्ट थ्योरी और डोमिनेंट इंटेंशन थ्योरी ये दोनों का झगड़ा आगे हुआ, और वो झगड़ा जो है अब जब हम देखेंगे तो वो हमको यहाँ मिलेगा वैट एक्ट के अंदर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक लैंडमार्क जजमेंट पास हुआ था। वो जजमेंट है एल&टी का। एल&टी के जजमेंट में आर्टिकल 366(29)(a)
के तहत उन्होंने ये बताया था कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर जहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग होता है या वहाँ पर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वहाँ पर ये जो ट्रांजैक्शन है उसमें जो गुड्स कंपोनेंट है, भले ही वो बाद में इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट बन जाता है, पर जब वर्क इन प्रोग्रेस में रहता है तो वो जो गुड्स है उसको सेल ट्रीट होगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताई थी जो सब ने नोट डाउन करनी है, वो है एक आस्पेक्ट थ्योरी और एक है डोमिनेंट इंटेंशन थ्योरी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ के जो ट्रांजैक्शंस है जिसके तहत अभी भी बिल्डर्स को टैक्स लगता है वो आस्पेक्ट थ्योरी के थ्रू लगेगा, यानी स्टैट्यूटरी जो लॉज है उसके अंदर पावर है टू डिस्टिंग्विश द थ्री आस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन। एक है वैल्यू ऑफ द लैंड, एक है वैल्यू ऑफ द गुड्स, एक है वैल्यू ऑफ द सर्विसेज। तो ये हर एक ट्रांजैक्शन को तीनों में तोड़ के जो भी आस्पेक्ट आएगा उसके ऊपर रिस्पेक्टिव टैक्स लॉस के हिसाब से टैक्स लगेगा। मतलब ये हुआ कि वैल्यू ऑफ लैंड अलग करो, फिर उसमें से गुड्स के वैल्यू के ऊपर वैट लगाओ, सर्विस टैक्स लगाओ सर्विसेज के वैल्यू के ऊपर। ऐसा एलएनटी कोड एलएनटी के जजमेंट से बाहर आया था। तो यहाँ पर डोमिनेंट इंटेंशन थ्योरी फेल हो गई थी और आस्पेक्ट थ्योरी सक्सेसफुल हुई थी। इसके वजह से बाद में वैट के अंदर जो भी बिल्डिंग के जो ट्रांजैक्शंस थी उसके ऊपर टैक्स लगना शुरू हुआ, पर डेवलपमेंट ऑन प्लॉट्स के ऊपर तो कोई हमको पास्ट हिस्ट्री नहीं मिलती है। अब देखते हैं हम जीएसटी के अंदर, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज दोनों के ऊपर टैक्स लगता है, तो क्या लीगल पोजीशन आ रही है उसकी अब स्टडी हम करते हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने है इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो सीजीएसटी एक्ट में रेरा में हमको काम आने वाली है, तो वो मैंने यहाँ पर दी है। तो गुड्स की डेफिनेशन हम सबको तो पता है, जो सेक्शन 250 सब सेक्शन 52 के अंदर है कि इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी ही आती है। फिर सर्विसेज की डेफिनेशन भी दी है जहाँ पर अदर देन गुड्स कहा गया है, और ये जो डेफिनेशंस हैं इसके अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी की कोई डेफिनेशन दी गई नहीं है। तो हमको जीएसटी एक्ट छोड़कर रेरा को रेफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स में हम नियरेस्ट एक्ट जो है वो रेरा को लेते हैं और दूसरा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लेते हैं। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो डिफ़ाइन की गई है उसके अंदर लैंड और बिल्डिंग इंक्लूड होती है रेरा के अंदर। तो अभी हमको यही देखना है कि जो लैंड है उसको मैं जब टुकड़ों में डेवलप करता हूँ तो प्लॉट्स में कन्वर्ट करता हूँ तो वो बिल्डिंग हो जाती है क्या। तो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमारी जो प्लॉट्स है वो लैंड है या बिल्डिंग है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो बन रही है उसका भी डेफिनेशंस आगे हमको जनरल क्लॉजेस एक्ट में दिया है। उसके अंदर दिया है लैंड एंड इट्स इंक्लूड्स बेनिफिट अराइज आउट ऑफ द लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ, यानी जो भी ज़मीन के अंदर अटैच करेंगे वो फास्टन करेंगे परमानेंटली वो भी लैंड के कॉस्ट के अंदर आ जाएगी। फिर बाद में आती है डेफिनेशन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की। तो ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में होने के लिए वो एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी से लिंक किया गया है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड और बिल्डिंग दोनों चीज़ें आ जाती है। अब हम चलते हैं सप्लाई की जो सेक्शन 7 है। सेक्शन 7 के अंदर सेल भी आ जाता है, ट्रांसफ़र भी आ जाता है। तो सेल ऑफ प्लॉट वर्ड यूज़ किया गया है और सेल ऑफ लैंड वर्ड यूज़ किया है और सेल ऑफ बिल्डिंग वर्ड यूज़ किया है। तो ये जो ट्रांजैक्शंस है इसका टैक्स कैसे लगेगा, तो वो चलते हैं हम शेड्यूल 2। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सब लोगों ने यहाँ पर ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर यहाँ पर बात समझ में आ गई तो आगे की गुत्थी सुलझ जाएगी। जो शेड्यूल 2 है जो सेक्शन 7 का है वो एप्लीकेबल होता है कहाँ पर, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर उसके रिलेटेड। तो अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होगा कि मैंने प्लॉट जब बेच रहा हूँ तो मैं कॉम्प्लेक्स बना के बेच रहा हूँ, बिल्डिंग बना के बेच रहा हूँ, क्या सिविल स्ट्रक्चर बना के बेच रहा हूँ, क्या प्लॉट बना के बेच रहा हूँ। दैट इज़ द मेन क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस। अब जब हम आते हैं शेड्यूल 3, तो शेड्यूल 3 में दिया है कि नाइदर सेल नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर सब लोगों ने बड़े ध्यान से देखना है कि यहाँ पर 2 आस्पेक्ट है। पहला आस्पेक्ट है सेल ऑफ लैंड। तो ये जो वर्ड यूज़ किया गया है ये लैंड के रिलेटेड है कि अगर लैंड बेचा जाता है तो टैक्स नहीं लगेगा, ना गुड्स होगे ना सर्विसेज। और आखिरी में वर्ड यूज़ किया है एंड, फिर बाद में आया है कॉमा, और फिर आया है सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग। तो यहाँ पर 2 भाग में हम डिवाइड करेंगे इसको, एक है सेल ऑफ लैंड
और दूसरा है सेल ऑफ बिल्डिंग। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए कि मेरे पास में लैंड थी, अगर मैं उसको बेचता हूँ तो ये पहले क्लॉज में आ जाता है। अब मैं प्लॉट बना के बेच रहा हूँ, तो मुझे अगर शेड्यूल 2 में टैक्स लगाना है उस ट्रांजैक्शन पे, तो वो सेल ऑफ बिल्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट टू क्लॉज बी पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 2 जो वर्ड यूज़ किया गया है वो बिल्डिंग के रिलेटेड है। तो मेरा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल यही है कि मेरे पास लैंड है, मैंने उसको डेवलप किया, उसको प्लॉट्स में कन्वर्ट किया हूँ, तो मैं बिल्डिंग बेच रहा हूँ क्या? नहीं, मैं बिल्डिंग नहीं बेच रहा हूँ, मैं प्लॉट ही बेच रहा हूँ। तो अब बिल्डिंग की डेफिनेशन क्या है? बिल्डिंग की डेफिनेशंस में सीधा दिया है कि बिल्डिंग्स इंक्लूड एनी सिविल स्ट्रक्चर और एनी इरेक्शन और एनी पार्ट देयर ऑफ। तो मैंने जो प्लॉट के ऊपर कंपाउंड वॉल बनाई है, रास्ते बनाए हैं, इलेक्ट्रिसिटी पोल लगाए हैं, तो वो बिल्डिंग का पार्ट हो जाते हैं या नहीं होते? इसके लिए मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट है डेफिनेशन ऑफ लैंड। तो डेफिनेशन ऑफ लैंड जो है वो दी गई है लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर, और लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर सेक्शन 3 में दी है डेफिनेशन ऑफ लैंड, और यहाँ पर दिए हुआ है लैंड इंक्लूड्स बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ द लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ। अब मैंने प्लॉट बनाया, बाजू के अंदर कंपाउंड वॉल बनाई, तो वो लैंड का ही पार्ट होना चाहिए, क्योंकि थिंग्स अटैच टू द अर्थ होना चाहिए। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि मैंने लैंड को कन्वर्ट किया हूँ प्लॉट के अंदर, तो क्या होगा? तो प्लॉट का कोई भी डेफिनेशन नहीं दिया है जीएसटी में, ना ही दिया है रेरा में, और ना ही है लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर। पर हम जब देखते हैं कैम्ब्रिज डिक्शनरी, तो वहाँ पर मिलता है अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड दैट हैज़ बीन मार्क्ड और मेजर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस इज़ अ प्लॉट। तो दोस्तों यहाँ से बहुत क्लियर हो जाता है कि जो लैंड है उसको जब मैं टुकड़ों में कन्वर्ट करता हूँ प्लॉट के अंदर, तो प्लॉट इज अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। तो मैं सेल ऑफ लैंड ही करता हूँ जब मैं प्लॉट्स बेचता हूँ तब। ये सब लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए, बिकॉज प्लॉट इज अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड इटसेल्फ। तो सेक्शन शेड्यूल 3 के अंदर ही हम रहते हैं, क्योंकि मैं बिल्डिंग नहीं बना रहा हूँ अगर मैं प्लॉटिंग कर रहा हूँ, तो ये सब ने ध्यान रखना है। फिर भी डेवलपमेंट का मतलब क्या है वो भी यहाँ पर दिया है, वो रेरा से हम देखेंगे। रियल इस्टेट प्रोजेक्ट भी रेरा के अंदर रजिस्टर्ड होता है, तो उसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ लैंड इंक्लूड हो जाता है। तो रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स के अंदर डेवलपमेंट ऑफ लैंड इनटू प्लॉट्स आ ही जाता है। अब हम देखते हैं कि ये गुत्थी कैसे सुलझेगी, कैसे हम इनको बाहर निकाल सकते हैं कि जीएसटी नहीं लगना चाहिए। तो उसके ऊपर जब हम जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि सिंप्लीफाई वे में आप सबको मैं बता देता हूँ यहाँ कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर लैंड आ जाता है। लैंड के अंदर ऑल टाइप्स ऑफ लैंड आ जाते हैं, जैसे ओपन लैंड है, ग्राउंड्स है, ओपन स्पेसेस है, और प्लॉट भी आ जाता है। तो अगर मैं इसका सेल करूँगा तो वो जाएगा शेड्यूल 3 के अंदर, क्लॉज 5 के अंदर, मतलब सेल ऑफ लैंड में इंक्लूड होगा, जो कि मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन है जो शेड्यूल 3 के अंदर हमने ऊपर पढ़ाई की। फिर आएगी इमूवेबल प्रॉपर्टी में बिल्डिंग। पर बिल्डिंग का क्या है? बिल्डिंग अगर वर्क इन प्रोग्रेस में है तो वो शेड्यूल 2 में जाएगी, और अगर उसको ओसी मिल गया तो उसके बाद में वो शेड्यूल 3 में आएगी। तो बिल्डिंग बिफोर ओसी विल गो इनटू शेड्यूल 2 जहाँ पर टैक्स लगेगा। बिल्डिंग आफ्टर ओसी वो चले जाएगी शेड्यूल 3 में, तो यहाँ पर उसको टैक्स नहीं लगेगा। तो लैंड को शेड्यूल 3 में टैक्स नहीं लगेगा, कंप्लीटेड बिल्डिंग को टैक्स नहीं लगेगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आ जाता है हमारे सामने कि जब मैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करता हूँ, जैसे बिल्डर फ्लैट्स के ऊपर जीएसटी लग जाता है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग बना रहा हूँ, तो ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ जीएसटी ऑलरेडी है जो शेड्यूल 2 के अंदर टैक्स लगता है। तो उसका क्या एस्पेक्ट है और क्या स्टेप्स है? पहले तो वो लैंड ही रहता है, तो वो लैंड अगर मैं बेचता हूँ तो कोई टैक्स नहीं लगता है। फिर बाद में मैं उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करता हूँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग बनाता हूँ, तो वो सर्विसेज हो जाती है, उसके ऊपर टैक्स लग जाता है शेड्यूल 2 के अंदर। फिर मैं अगर वो बिल्डिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है, आफ्टर कंप्लीशन बेचता हूँ, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का रूप ले लेती है, फिर वो सेल ऑफ बिल्डिंग में आ जाती है और नो टैक्स लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमने लैंड को बिल्डिंग में कन्वर्ट किया, तो हमने ये ट्रांजैक्शन में फॉर्म चेंज किया है। अब आते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हॉट टॉपिक हमारा है कि डेवलपमेंट ऑफ प्लॉट्स। डेवलपमेंट ऑफ प्लॉट्स के अंदर क्या रहेगा? इसके अंदर पहले वो लैंड थी जो कि अगर मैं बेचता हूँ तो आज भी जीएसटी नहीं लगेगा शेड्यूल 3 में। अब मैं उसको कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कर रहा हूँ, क्या वो सर्विसेज होगी क्या?
अगर वो बिल्डिंग कन्वर्ट हो रही है तो कंप्लीशन के बाद में वो प्लॉट्स कैसे बन रहा है। तो यही सबसे बड़ा सवाल है कि मैं लैंड को प्लॉट में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मैं बिल्डिंग नहीं बना रहा हूँ। तो ये एस्पेक्ट नहीं आना चाहिए यहाँ पर। और ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी बन रही है प्लॉट, ये लैंड के डेफिनेशन में इंक्लूडेड है, तो फिर से ये जीएसटी के बाहर हो जाती है। तो यहाँ पर टैक्स नहीं लगना चाहिए व्हेन आई कन्वर्ट लैंड इनटू प्लॉट्स। अब मैं यहाँ पर कोई फॉर्म चेंज नहीं कर रहा हूँ, पहले भी वो लैंड था, फिर मैंने उसकी बिल्डिंग नहीं बनाई है और मैंने बाद में उसको प्लॉट में कन्वर्ट किया हूँ। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ फॉर्म नहीं चेंज हो रहा है। और जीएसटी के अंदर कई ऐसे जजमेंट्स भी आए हैं, जैसे हिंदुस्तान शिपयार्ड का सुप्रीम कोर्ट का भी पुराना जजमेंट है कि शिप का कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा कंस्ट्रक्शन का, वो शिप सेल का ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इस केस में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आ जाता है कि टैक्स अथॉरिटीज़ को पावर्स है क्या लैंड को बिल्डिंग ट्रीट करने का, क्योंकि अगर बिल्डिंग अगर बनती है तो ही शेड्यूल 2 के अंदर जाके टैक्स लगेगा। और उनको ये प्रोसेस में देखना पड़ेगा कि लैंड का अल्टीमेट क्या हो रहा है, लैंड ये प्लॉट ही हो रहा है। तो वेदर टैक्स अथॉरिटीज़ हैव पावर टू चेंज द फॉर्म ऑफ द टोटल ट्रांजैक्शन, यही सबसे बड़ा सवाल है। अब इसके अंदर मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यानी गेहूँ है, वो मैंने खेत से तोड़ के लाया, फिर उसको मैंने साफ़ किया, उसको पैक किया और बेचा, तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही रहता है। यानी मैंने जो प्रोसेस की है वो उसको मार्केटेबल करने के लिए क्लीनिंग प्रोसेस की है। वैसे ही मैंने लैंड को प्लॉटिंग में कन्वर्ट किया है तो मार्केटेबल बनाने के लिए किया है, और गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से, लोकल अथॉरिटीज़ के हिसाब से प्लॉटिंग की है कि रास्ते बनाओ, लाइट दो, ड्रेनेज दो, वो सारा काम मैंने लीगली किया है। तो ये केसेस को कैसे जीएसटी लगेगा, यही सबसे बड़ा सवाल आ जाता है। और अब हम देखते हैं एआर। अब ये एआर्स के अंदर हमको बहुत इंपॉर्टेंट देखना पड़ेगा, क्योंकि एआर हमारे लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। ये एआर सिर्फ एप्लीकेंट को लिए एप्लीकेबल होते हैं, तो सबने अपने अपने हिसाब से फैक्ट्स और फिगर देख के यूज़ करना चाहिए। पहले डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के ऊपर कई डिफरेंट एआर आए, बाद में क्लैरिफिकेशन आया और डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पार्ट ऑफ सैलरी होने से जीएसटी नहीं लगा। तो शायद ऐसा ही कोई बाद में क्लैरिफिकेशन आ जाएगा और सेल ऑफ प्लॉट्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ऐसा हम आशा करते हैं। तो अब पहली ट्रांजैक्शन हम लेते हैं कि लैंडलॉर्ड ने जेडीए एंटर किया है, वो डेवलपर के साथ में किया है और वो प्लॉट बेच रहे हैं, बिफोर ओसी बेच रहे हैं या फाइनल के बाद में बेच रहे हैं। तो ये मार्क स्पेसेस का एआर है जो 30 सितंबर 2019 को आया था। इसकी हम स्टडी करते हैं फटाफट। तो यहाँ पर है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो यहाँ एप्लीकेंट है डेवलपर खुद, जो मार्क है वो मार्क एंटर किया था ट्रांजैक्शन जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट लैंडलॉर्ड के साथ। तो लैंडलॉर्ड एक अलग पार्टी हो गई, डेवलपर एक अलग पार्टी हो गई, कंज्यूमर एक अलग पार्टी हो गई। तो एप्लीकेंट ने क्या किया है कि वो डेवलपमेंट ऑफ लैंड कर रहा है, तो वो रेसिडेंशियल लेआउट बना रहा है, वो उसके स्पेसिफिक सर्विसेज दे रहा है। तो एआर ने क्या बोला कि डेवलपर जो काम कर रहा है, एप्लीकेंट ये सर्विसेज होती है, क्योंकि लैंडलॉर्ड ने डेवलपिंग के राइट्स दिए हैं, उसने वहाँ पर कोई भी राइट टू सेल नहीं दिया है। तो यहाँ पर डिस्कस हुआ रोल ऑफ लैंडलॉर्ड। तो रोल ऑफ लैंडलॉर्ड क्या है, लैंडलॉर्ड ने डेवलपमेंट राइट दिए डेवलपर को, टाइटल ऑफ द लैंड इज़ नॉट ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर एआर में बोला कि डेवलपर जो है ये सेलर नहीं बन सकता, और सेलर ही सिर्फ लैंड को और प्लॉट को सेल कर सकता है। जो शेड्यूल 3 है वो सेल ऑफ लैंड बोलता है। तो हु कैन बी सेलर, द इन हुज नेम द लैंड इज़। अब यहाँ पर डेवलपर का क्या रोल था, डेवलपर को ओपन प्लॉट्स को डेवलप करके टुकड़ों में डालना था ओपन लैंड को, और कस्टमर्स को बेचने के लिए हेल्प करना था। तो यहाँ पर बोला है कि जो डेवलपर की एक्टिविटी है वो लैंड को बेचने की नहीं है, उसको डेवलप करने का कोर कॉम्पिटेंस उसको है। और फिर कंसिडरेशन क्या डिसाइड हुआ था लैंडलॉर्ड और डेवलपर के बीच में, तो यहाँ पर 75% लैंडलॉर्ड रखने वाला था और 25% डेवलपर रखने वाला था। और ये जो भी डेवलपर को पैसा मिल रहा था उसके अगेंस्ट सर्विसेज मिल रहा था। एक एस्क्रो अकाउंट बनाया गया था, वहाँ पर प्लॉट अगर बिकता था तो 25% डेवलपर को मिलते थे, 75% लैंडलॉर्ड को मिलते थे।
तो ये सब चलते हुए ये पता चला है कि जो एप्लीकेंट है, डेवलपर है, ये ओनर ऑफ प्लॉट नहीं है और उसको जो भी पैसा मिल रहा है वो उसके सर्विसेज का मिल रहा है, ऐसा यहाँ पर दिया गया। क्योंकि जो डेवलपर है वो लैंडलॉर्ड को सर्विसेज दे रहा है और जो कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट थी वो वहाँ पर एग्रीमेंट में लिखी गई थी कि ये डेवलपर ही खुद खर्चा करेगा और ये कंज्यूमर से वसूल करेगा, ऐसा दिया था। तो यहाँ पर एआर में दिया कि ये जो एक्टिविटी है ये सर्विसेज की एक्टिविटी है, लैंडलॉर्ड खुद पैसे नहीं दे रहा है, वो बोल रहा है कि आप कंज्यूमर को प्लॉट बेचो और उसमें से पैसे लो। तो यहाँ पर जो जेडीए हुआ था वो लैंडलॉर्ड और डेवलपर के बीच में हुआ था और कंज्यूमर्स को जो प्लॉट बेचे जा रहे थे वो लैंडलॉर्ड बेच रहा था। तो यहाँ पर एआर में कोई कमेंट नहीं कि इसके ऊपर जीएसटी का क्या होगा। फिर डेवलपर ने इंटरप्रिटेशन ये दिया कि जो वो एक्टिविटी कर रहा है वो शेड्यूल 3 में आना चाहिए, सेल ऑफ लैंड में आना चाहिए। और एआर के अंदर ये बताया गया कि ये जो भी एक्टिविटी हो रही है, एप्लीकेंट खुद सेलर नहीं बन सकता, वो सेल ऑफ लैंड में नहीं आ सकता। तो सेल ऑफ लैंड में नहीं आ सकता तो वो शेड्यूल 3 में नहीं बैठ सकता। वो शेड्यूल 3 जो है यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हम सब ने नोट डाउन करना है, वो ये है कि शेड्यूल 3 की जो प्रोविजंस है ये सिर्फ और सिर्फ ओनर के लिए एप्लीकेबल होती है जब वो लैंड बेचता है। तो इसका मतलब तो ये पक्का है कि सेल ऑफ लैंड इज़ नॉट टैक्स्ड इन जीएसटी, सेल ऑफ प्लॉट बाय ओनर शुड नॉट बी टैक्स इन जीएसटी। ऐसे इस एआर से एक इंटरप्रिटेशन बाहर निकलता है, पर वहाँ पे क्लियर जवाब नहीं दिया गया है। क्योंकि ये जो एआर है यहाँ पर डेवलपर ने पूछा कि हम शेड्यूल 3 में जा सकते हैं क्या। फिर यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ जो रोड्स है, ड्रेनेज है, ये सब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जाते हैं, ये हम कस्टमर को नहीं बेचते। तो उसका कोई रेफरेंस यहाँ पर एआर में नहीं लिया कि जो भी यहाँ पर बनता है ये पूरा के पूरा कस्टमर को नहीं जाता, ये लोकल अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर एक फैक्ट पूछा गया कि कंज्यूमर को जो हम बेच रहे हैं उसमें कॉस्ट ऑफ लैंड कितना रहेगा और कॉस्ट ऑफ सर्विसेज कितना रहेगी, वो भी इस एआर के अंदर मेंशन नहीं है। तो अब चलते हैं मेन की एआर के अंदर क्या क्वेश्चन हुआ, क्योंकि ये बाद में इसकी अपील भी हुई थी। तो ट्रिपल एआर के अंदर भी यही आया था कि वेदर द एक्टिविटी ऑफ डेवलपमेंट अट्रैक्ट जीएसटी, यानी डेवलपर जो सर्विसेज दे रहा है, डेवलपर जो एक्टिविटी कर रहा है, लैंडलॉर्ड को जो दे रहा है, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा क्या। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया कि जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट के चलते ये जो एक्टिविटीज़ है जो डेवलपर कर रहा है ये शेड्यूल 3 में नहीं आएगी। ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ है ये सर्विस की एक्टिविटीज़ है। तो क्वेश्चन हमारा ये है, जवाब हमारा ये है कि ये सारी की सारी एक्टिविटी जो है ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज में जाएगी टू द लैंडलॉर्ड और इसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। अब इन्होंने यहाँ पर क्लासिफिकेशन के ऊपर कोई कमेंट नहीं दिया है। तो क्लासिफिकेशन के ऊपर मतलब जो डेवलपर सर्विसेज दे रहा है लैंडलॉर्ड को, वो शेड्यूल 2 के अंदर तो टैक्स होती है, पर वो 5 के अंदर जाएगी क्या 6 में जाएगी, क्योंकि 6 जो है ये कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का है। ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो डेवलपर सर्विसेज दे रहा है ये क्या है। तो ये शेड्यूल 2 के 6 के हिसाब से टैक्स होना चाहिए, पर ये 5B के अंदर टैक्स कर रहे हैं कि जो बिल्डर के लिए हम टैक्सेबिलिटी लाते हैं। तो ये एक बड़ा प्रश्न क्लासिफिकेशन का बाद में आएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है एआर के अंदर सेल ऑफ लैंड के ऊपर टैक्स आता है क्या। तो इसके ऊपर कुछ भी जवाब नहीं दिया है, सिर्फ उन्होंने ये बोला है कि लैंडलॉर्ड ये कर सकता है और लैंडलॉर्ड ही शेड्यूल 3 में कवर होगा, ये सीरियल नंबर 5 के अंदर। तो ये जो सारी प्रोविजंस है ये लैंडलॉर्ड को एप्लीकेबल होती है। तो इससे ये पता चलता है कि 75% शेयर जो लैंडलॉर्ड को मिल रहा है वो सेल ऑफ प्लॉट यानी सेल ऑफ लैंड में शेड्यूल 3 के अंदर टैक्स नहीं लगना चाहिए। ऐसा एक इनडायरेक्ट इंटरप्रिटेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। फिर आया था वैल्यूएशन कि जो डेवलपर सर्विसेज दे रहा है लैंडलॉर्ड को, तो उसके अंदर सेल ऑफ लैंड यानी वैल्यू ऑफ लैंड कैसे बाहर निकाले। तो यहाँ पर ये बोल दिया है कि भाई डेवलपर को जो भी 25% मिल रहा है वो सेल ऑफ प्लॉट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट होता है, नहीं होता है तो वो सारे के सारे कंसिडरेशन सर्विसेज में जाते हैं। और वो जो सर्विसेज दे रहा है वो मार्केट वैल्यू ऑफ ओपन सेल ऑफ द प्लॉट से कनेक्ट हो रहा है, मार्केट वैल्यू ऑफ प्लॉट से वो शेयर्स मिल रहे हैं 25%। तो ये पूरी की पूरे वैल्यू के ऊपर
डेवलपर को टैक्स भरना पड़ेगा सेक्शन 15 और रूल 31 के हिसाब से। तो यहाँ पर ये जो AR था ये डेवलपर के एंगल से था कि डेवलपर जो सर्विसेज दे रहा है लैंडलॉर्ड को उसके ऊपर क्या टैक्स, और सेम बेसिस पे विदित बिल्डर का भी यही है। इसमें भी सारे क्वेश्चंस अपने नहीं सुलझते। ये भी एग्रीमेंट ऐसा ही था कि विदित ये डेवलपर है, वो स्टार कंस्ट्रक्शन लैंडलॉर्ड है, उन्होंने जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट करी। पर यहाँ पर थोड़ा चेंज है। वो क्या चेंज है, तो लैंडलॉर्ड का तो रोल वही है कि वो राइट्स नहीं दे रहा है, वो सिर्फ डेवलपमेंट्स के राइट दे रहा है। तो और यहाँ पर डेवलपर जो है ये कॉमन फैसिलिटीज़ बना के सर्विसेज दे रहा है। तो कंसिडरेशन जो इसके अंदर डिसाइड हुआ था वो 40% डिसाइड हुआ था, मार्क के अंदर 25% डिसाइड हुआ था। फिर यहाँ पर भी एस्क्रो अकाउंट में वो पैसा जा रहा था और डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। जो भी एमिनिटीज़ और प्लॉट डेवलपमेंट की कॉस्ट है वो डेवलपर ही भर रहा था। तो ये सारे के सारे सर्विसेज होती है। फिर ये जो जॉइंटली भी बेचा या इंडिविजुअली भी अगर आपने प्लॉट बेचा है तो इसका मालिक जो है वो डेवलपर नहीं बन सकता, लैंडलॉर्ड ही उसका मालिक रहता है। तो ये प्रॉपर्टी के अंदर जो ट्रांजैक्शन होती है, ये सेल ऑफ लैंड जो है ये साइन क्वा नन है कि ये ओनरशिप जिसके पास है उसी के पास होगा। तो डेवलपर कैनॉट बी द ओनर ऑफ द लैंड, ओनर ऑफ द प्लॉट, सो दैट ट्रांजैक्शन विल बी टैक्स्ड अंडर शेड्यूल 2 नॉट अंडर शेड्यूल 3। ऐसा यहाँ पर आया है। और उसके जो भी वैल्यूएशन है जो 40% मिल रहा है वो हिसाब से ही टैक्स होगा। शेड्यूल 3 के अंदर ये टैक्स नहीं होगा। ये यहाँ पर क्लियर किया है कि शेड्यूल 3 ये लैंडलॉर्ड के लिए एप्लीकेबल होगा। फिर वैल्यू ऑफ लैंड का डिडक्शन डेवलपर को नहीं मिलेगा। जो भी 40% मिल रहा है उसके ऊपर पूरा डेवलपर को टैक्स भरना पड़ेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट AR के ऊपर। वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो है कि लैंडलॉर्ड खुद बना रहा है और खुद वो बेच रहा है कंज्यूमर को। तो यहाँ पर कोई भी JDA नहीं आ रही है। यहाँ पर PPD लिविंग स्पेसेस का AR है। जो लैंडलॉर्ड है उसके पास खुद का एमराल्ड हिल का प्रोजेक्ट था, उसने जो लैंड थी उसको प्लॉटिंग में बनाकर उसको डेवलप करके बेच रहा है। तो वो खुद ही डेवलपमेंट ऑफ प्लॉट्स कर रहा है, सारी कॉस्ट वो खुद ही इनकर कर रहा है, वो खुद ही कंज्यूमर को बेच रहा है। पर ये AR के अंदर एक बड़ी ख़ास चीज़ थी। वो क्या थी कि जो बिफोर कंप्लीशन जो आ रहा है, यानी प्लॉटिंग को कन्वर्ट करने का जो कंप्लीशन मिलता है फाइनल लेआउट, उसके अंदर वो 18% GST लगाता था डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर। मतलब क्या कि 1000 रुपये स्क्वायर फीट से अगर वो प्लॉट बेच रहा था तो उसमें मान लो अगर 250 रुपये वो डेवलपमेंट चार्जेस ले रहा था तो वो 18% GST खुद ही बाइफरकेट कर रहा था और कॉस्ट ऑफ लैंड खुद ही बाइफरकेट कर रहा था। अब क्या हुआ आफ्टर कंप्लीशन, उसका AR क्या क्वेश्चन क्या है कि वो अब बेचना चाहता है लैंड को और जो कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट है वो ऑब्जॉर्ब करके पूरी एक ही वैल्यू यानी 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट ही बेचना चाह रहा है। तो क्या वो ऐसा कर सकता है क्या? ये AR था। तो यहाँ पर जो 18% से वो डेवलपमेंट चार्जेस पे टैक्स भरी रहा था, कॉस्ट ऑफ लैंड अलग से बताकर उसको शेड्यूल 3 में नहीं टैक्स कर रहा था। तो अब कंप्लीशन सर्टिफिकेट उसे मिल गया है। तो अब वो ये चाहता है कि जो पूरा की पूरा अमाउंट है वो लैंड प्लॉट की कॉस्ट पे चढ़ा दूँ और ये जो भी उसके ऊपर मैं स्टैम्प ड्यूटी वगैरह भर दूँ। तो यहाँ पर AR के अंदर आया कि शेड्यूल 3 के अंदर वो सेल ऑफ बिल्डिंग के अंदर चला, सेल ऑफ लैंड है उसमें चला जाएगा। तो ये शेड्यूल 2 जो है ये कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स के लिए लगता है। पर यहाँ पर भी दिया है कि आफ्टर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट वो ट्रीट नहीं होगा, नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विस और नाइदर गुड्स। तो यहाँ पर जब उन्होंने जवाब दिया कि हम ये ऐसी एग्रीमेंट कर सकते हैं क्या, कॉस्ट ऑफ लैंड एक ही रख सकते हैं क्या, तो उन्होंने कहा कि यस यू कैन डू दैट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम दैट यू कैन एग्जीक्यूट द सेल डीड ऑफ ऑल द amount in a one deed and it is lawful to structure an agreement by fixing the land cost after absorbing the development charges। तो ये AR थोड़ा अलग था। यहाँ पर बाद में बता दिया कि कंप्लीशन मिलने के बाद में GST प्लॉट के ऊपर नहीं लगेगा। फिर यहाँ पर ITC का भी बड़ा विषय आया कि लैंडलॉर्ड को जो भी डेवलपमेंट चार्जेस है उसके ITC मिलेगी क्या। तो यहाँ पर आया कि जो ITC है वो नहीं मिलेगी पोस्ट आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट। पहले प्रोराटा बेसिस पे मिल जाएगी, बाद में उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम सब ने ध्यान में रखना चाहिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट AR के ऊपर। सत्यजा इंफ्रा
टेक का AR है। यहाँ पर भी लैंडलॉर्ड खुद ही वो ब्लिस होम्स का प्रोजेक्ट बना रहा है, वो खुद ही लैंड परचेस कर रहा है और उसको डेवलप कर रहा है, और यही जो ट्रांजैक्शंस है उसको बाद में लैंडलॉर्ड कस्टमर को बेच रहा है प्लॉट्स बनाकर। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये कही गई थी कि हम जो ये काम कर रहे हैं आफ्टर डेवलपमेंट, हम ये लैंड जो है ये हम बेचेंगे तो ये बिल्डिंग सेल में नहीं आना चाहिए। और हमारा जो इंटरप्रिटेशन है कि हम सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, हम शेड्यूल 3 के अंदर लैंड ही बेच रहे हैं। तो हमारा AR का सवाल इसमें ये था कि वेदर द एक्टिविटी ऑफ परचेस and selling of land by converting into integrated residential subplot of varying size under the name of Bliss Homes which basic facilities is liable to GST। तो यहाँ पर bluntly बोल दिया कि activity of purchase and converting into plots इज़ अ लायबल टू GST। पर ये शेड्यूल 3 में आएगा, सेल ऑफ लैंड में आएगा क्या, सेल ऑफ बिल्डिंग में आएगा, ये कुछ नहीं दिया गया। तो ये इनकम्प्लीट AR है ऐसा मुझे लगता है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया दूसरा कि ये अगर आता है तो इसके अंदर मैंने कौन से रेट से टैक्स भरना चाहिए। तो इन्होंने सीधा दे दिया कि शेड्यूल 2 सब क्लॉज 5 के हिसाब से 18% लगेगा। पर ये जो शेड्यूल 2 है ये बिल्डिंग के लिए है, ये लैंड के लिए नहीं है, क्योंकि मैं लैंड खरीद रहा हूँ उसमें चेंजेस करके प्लॉट बेच रहा हूँ। तो प्लॉट इज़ अ लैंड। यहाँ पर वो ट्रांजैक्शन कहाँ आ रही है कि मैंने लैंड को कंस्ट्रक्शन करके बिल्डिंग बना के बेच रहा हूँ क्या। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि शेड्यूल 2 में जाने के लिए वो बिल्डिंग होनी चाहिए, शेड्यूल 3 में रहने के लिए वो सेल ऑफ लैंड में ही रहता है। अब चलते हैं हम दीपेश कुमार नाइक का जो AR है जो रिसेंटली आया है, ये भी सेम है कि एप्लीकेंट है वो खुद लैंडलॉर्ड है, वैकेट लैंड उसके पास है, वो पूरे इंडिविजुअल प्लॉट्स बनाएगा, वो पासिंग अथॉरिटीज़ के हिसाब से ही डेवलप करेगा। फिर ये जब प्लानिंग बन जाएगी तो स्ट्रीट लाइट, टेलीफोन लाइट, ये सब जो है वो हैंड ओवर कर देगा पासिंग अथॉरिटीज़ को। और जब वो पूरा बन जाएगा तो उसका ये कहना है कि ये सेल ऑफ लैंड में जाएगा, सेल ऑफ बिल्डिंग के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो एक्टिविटी हो रही है इसके अंदर ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच टू द अर्थ है। और ये एग्रीमेंट जो बन रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है और ये ओनली सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ प्लॉट है, तो ये GST से एक्सक्लूड होनी चाहिए। पर यहाँ पर जो AR बना, AR के अंदर ब्लंटली बोल दिया कि ये जो भी चार्जेस आप ले रहे हो सुपर बिल्डअप के ऊपर ले रहे हो, तो प्लॉट के मेजरमेंट के हिसाब से नहीं ले रहे हो, तो ये सुपर बिल्डअप के अंदर एमिनिटीज़ की कॉस्ट भी आप वसूल कर रहे हो, वाटर टैंक इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस की प्रोपोर्शनेटली। तो ये जो चार्जेस आप है वो लोड कर रहे हो लैंड के कॉस्ट के ऊपर, तो इसका मतलब आप वो सर्विसेज दे रहे हो और वो आपको GST भरना पड़ेगा। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर लैंड है और मैं अगर उसको NA भी बनाता हूँ तो मैं उसके अंदर सर्विसेज दे रहा हूँ क्या, तो उसके अंदर कॉस्ट इनकर हो गई क्या। तो ऐसे देखे जाए तो मेरे पास में अगर 10 साल पुराना लैंड है, मैं उसको आज बेच रहा हूँ और मैंने उसके ऊपर लोन लिया हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट उसके ऊपर लगती है। तो लोडिंग ऑफ अ कॉस्ट ऑन अ प्रोडक्ट वो सर्विसेज हो जाती है क्या। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल और बवाल आगे होने वाला है। पर यहाँ पर AR देते हुए तो उन्होंने बोल दिया कि ये सेल ऑफ प्लॉट जो है ये सेल ऑफ लैंड में नहीं आता और ये GST लगेगा। पर दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्लॉट इज़ अ पीस ऑफ लैंड, तो सेल ऑफ डेवलप प्लॉट्स एंड सेल ऑफ लैंड मेरे हिसाब से तो भी एक ही होनी चाहिए। तो भले ही आप उसके साथ में कोई भी चीज़ जो है उसको जोड़ोगे तो भी वो सेल ऑफ प्लॉट ही होता है। तो शेड्यूल 2 के हिसाब से ये सेल ऑफ सर्विसेज होता है, ऐसा AR के अंदर बोला और उन्होंने ये डेवलप प्लॉट्स के ऊपर GST लगा दिया बिंग कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। तो ऐसे ARs आए हैं हमारे सामने। अब चलते हैं हम आखिरी के अंदर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कि हमने सारे AR देख लिए। अब सबसे पहली ट्रांजैक्शन, लैंडलॉर्ड खुद डेवलप करके खुद बेच रहा है प्लॉट्स, तो क्या होगा, बिफोर OC या पोस्ट OC। तो पहला हमारा सवाल ये है, वेदर सेल ऑफ डेवलप प्लॉट इज टैक्सेबल अंडर GST बिफोर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दैट इज अ फाइनल लेआउट।
तो यहाँ पर मेरा आंसर के लिए हिंट यहाँ पर मैं दे रहा हूँ आप सबको कि लैंड इज़ कन्वर्टेड इनटू प्लॉट्स थ्रू डेवलपमेंट वर्क. Its form is not changed. There is only usage of land is changed. Before OC it was a land. After OC it's a plot. तो ये जो मैं है कन्वर्ट कर रहा हूँ लैंड को प्लॉट्स में, तो सेम डेफिनेशन में रह रहा हूँ मैं लैंड के ही. तो ये जो डेवलपमेंट वर्क मैं जो कैरी ऑन कर रहा हूँ ये इसको मार्केटेबल करने के लिए कर रहा हूँ और ये लोकल अथॉरिटीज़ के हिसाब से कर रहा हूँ. जैसे हमने देखा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का कि कोई प्रोसेसिंग और अगर हम कोई चार्जेस करते हैं उसके ऊपर तो उसका फॉर्म नहीं चेंज होता है. तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज़ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. सो वन कैन रेफर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ हिंदुस्तान शिपयार्ड. यहाँ पर भी दे दिया था कि ये सेल ऑफ शिप है. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ऑफ शिप डजंट फॉल अंडर अ सर्विस, इट्स अ सेल ऑफ शिप. तो यहाँ पर भी सेल ऑफ प्लॉट ही होना चाहिए और जीएसटी नहीं लगना चाहिए ऐसा लगता है. पर एआर जो आए हैं उन्होंने यहाँ पर डिफरेंट व्यू लिया है. उन्होंने बिल्डिंग बोल के शेड्यूल 2 के अंदर उसको टैक्स किया है जो चैलेंज होगा. और मार्क का एआर भी हमने देखा है, पर मार्क के एआर में यही बोला है कि शेड्यूल 3 के जो एप्लीकेबिलिटी है वो ओनर को होती है और वो टैक्स नहीं लगेगी सेल ऑफ लैंड के ऊपर. तो मेरे हिसाब से तो भी ये एक डिबेटेबल इशू होने वाला है और आखिरी में टैक्स नहीं लगना चाहिए ऐसा लगता है. बट हमको केयरफुल रहना पड़ेगा. और अगर टैक्स लगता भी है तो कौन से वैल्यू के ऊपर लगेगा, वैल्यू ऑफ लैंड का क्या. तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि शेड्यूल 2(5)(b) जो है इसमें वैल्यू ऑफ लैंड पोस्ट 1 अप्रैल 2019 कैसे निकालेंगे, क्या मैकेनिज़्म यूज़ होगा टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैंड. नहीं तो ये लेवी फेल्स हो जाएंगी. सुरेश कुमार बंसल का केस है दिल्ली का, वो हम रेफ़र कर सकते हैं कि जहाँ पर वैल्यू ऑफ लैंड नहीं निकाल पाए तो ये लेवी फेल्स होती है. अब आते हैं कि ये जो डेवलप प्लॉट्स है ये आफ्टर ऑक्यूपेंसी क्या होगा. अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मैं अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लेता हूँ तो ये एआर के हिसाब से टैक्स नहीं हो रहा है क्योंकि शेड्यूल 3 में क्लॉज 5 के अंदर जा रहा है और इट्स अ सेल ऑफ लैंड में जा रहा है. तो मेरा ये कहना है कि पहले सेल ऑफ प्लॉट बन जाता है फिर सेल ऑफ बिल्डिंग कैसे बनेगा. अगर शेड्यूल 2 में मुझे इसको डालना है तो ये सेल ऑफ प्लॉट ही रहेगा, इसको टैक्स नहीं लगना चाहिए. और व्हाट इज़ इम्प्लीकेशन ऑफ आईटीसी. तो आईटीसी तो यहाँ पर दे दिया है कि शेड्यूल 2 के हिसाब से आईटीसी मिलेगा, ओसी के बाद में आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा, नहीं मिलेगा. अब आते हैं हम दूसरी ट्रांजैक्शन की लैंडलॉर्ड है वो जेडीए के अंदर आ गया, डेवलपर आ गया, उसने सब सर्विसेज दी और बाद में डेवलप करके प्लॉट्स बेचे हैं तो क्या होगा. तो यहाँ पर डेवलपमेंट राइट्स है, ये एक बहुत सवाल हो सकता है, नया सवाल यहाँ पर डेवलप हो सकता है. कोई एआर के अंदर ये नहीं आया कि लैंडलॉर्ड ने डेवलपमेंट राइट्स ट्रांसफ़र करे हैं पहले डेवलपर को. तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि जीएसटी के अंदर जो टीडीआर है, एफएसआई है, ये ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइट टैक्सेबल होते हैं. तो ये एक डिबेटेबल इशू हो सकता है कि लैंडलॉर्ड ने पहले जो टीडीआर दिया, डेवलपमेंट राइट दिए डेवलपर को, तो वो टैक्सेबिलिटी का क्या. तो ये एक बहुत बड़ा सवाल सबको देखना पड़ेगा. टैक्स लायबिलिटी आ सकती है लैंडलॉर्ड के ऊपर और अगर आती है आरसीएम के रूप में टीडीआर के ऊपर डेवलपर पे तो क्या. तो यहाँ पर जो आरसीएम की जो शेड्यूल एंट्री है वो है सर्विसेज सप्लाइड बाय एनी पर्सन बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट एफएसआई इंक्लूडिंग एडिशनल एफएसआई फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट बाय अ प्रमोटर. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट. तो रेरा के हिसाब से डेवलपमेंट ऑफ प्लॉट इज़ ऑल्सो प्रोजेक्ट और प्रमोटर के डेफिनेशन के अंदर भी डेवलपर आ जाता है. तो ये आरसीएम की लायबिलिटी जो है ये टीडीआर की डेवलपर पे आ सकती है. फिर बाद में इसको कंडीशन जो है एग्जम्पशंस के, जीएसटी के, जो भी ओसी के पहले बेच दिया, रेसिडेंशियल में कन्वर्ट किया, कमर्शियल में प्लॉट कन्वर्ट किए, वो सारे लफड़े इसके पीछे लगेंगे. वो हिसाब से टीडीआर की लायबिलिटी फिक्स होगी, पर बड़ा ही डिबेटेबल इशू है. फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है कि जो डेवलपमेंट सर्विसेज है जो जेडीए के रूप से डेवलपर ने दी है लैंडलॉर्ड को, उसका टैक्सेबिलिटी का क्या. तो ये शेड्यूल 2 के हिसाब से टैक्स 5B में हो रहा है. एआर के हिसाब से हमें लगता है कि ये 6A में होना चाहिए क्योंकि शेड्यूल 6A जो है ये कंपोजिट सप्लाई का है जिसके अंदर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट
की डेफिनेशन के हिसाब से सारे आ जाते हैं। तो ये एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन है, पर एक देखने जैसी बात है कि 5B में भी जाओ, 6A में भी गए तो भी 18% ही GST लगेगा ये डेवलपमेंट के सर्विसेज पे जो लैंडलॉर्ड को दे रहा है। अब डेवलपर को ITC मिलेगा क्या? यस, डेवलपर को ITC मिलेगा। अगर डेवलपर TDR के ऊपर RCM भी भर रहा है तो उसका भी ITC मिलेगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पे आते हैं कि जब ये प्लॉट बन गए तो ये डेवलपर और लैंडलॉर्ड बेच रहे हैं जॉइंटली भी या इंडिविजुअली, तो क्या होगा? पर रेरा के हिसाब से तो इंडिविजुअली ही बिकेंगे, क्योंकि लैंड का जो मालिक है, प्लॉट का जो मालिक है वो लैंडलॉर्ड ही रहता है। अब रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट में क्या होगा? तो रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट में जो शेयर ऑफ डेवलपर है वो सर्विसेज के तरफ है, उसके ऊपर GST भरना पड़ेगा। पर अब हम और एक एंगल देख रहे हैं कि लैंडलॉर्ड ने जब डेवलपर को बेचा तो TDR के रूप में टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। फिर बाद में जब हम इसको देखते हैं आगे जाके कि ये कैसे होगा कि लैंडलॉर्ड अगर वो प्लॉट बेच रहा है कस्टमर को तो वो सर्विसेज कंपोनेंट कैसे निकाले कि वो ये बोल सकता है कि 10% मार्कअप लेके मैं 18% GST भर दूँ। जैसे 1000 रुपये का प्लॉट है, मैं 250 रुपये डेवलपर को दे रहा हूँ, 750 रुपये मेरे है। तो अब इसके अंदर 250 रुपये के ऊपर तो GST भरेगा डेवलपर खुद, पर मैं कस्टमर से 1000 ले रहा हूँ तो मैं 250 रुपये सर्विस टैक्स के और उस सर्विसेज के और उसके ऊपर 10% मार्कअप करके मैं डिडक्शन ले सकता हूँ क्या? वैल्यूएशन के कई इश्यूज इसमें आने वाले हैं जो OC के पहले आएंगे। OC के बाद में है तो ये सेल ऑफ प्लॉट्स, सेल ऑफ लैंड में जाएगा तो इसके ऊपर GST नहीं लगेगा। अब एरिया शेयरिंग यानी क्या? 100 प्लॉट बन रहे हैं, 25 प्लॉट डेवलपर को दे दिए और 75 प्लॉट जो है लैंडलॉर्ड को रह गए। तो ये केस में डेवलपर खुद उसका मालिक हो जाएगा, तो वो शेड्यूल 2 के अंदर नहीं जाएगा। प्री OC और पोस्ट OC जो है ये ऑलरेडी हमने लैंडलॉर्ड के केस में डिस्कस कर दिए हैं। तो ये सेल ऑफ लैंड में जाके यहाँ पर GST नहीं लगना चाहिए। तो ये पूरा डिस्कशन हमारा FAQs के रूप में था। अब कंक्लूजन आखिरी में ये आते हैं कि ये एक बड़ा ही डिबेटेबल इशू है, हॉट टॉपिक है। तो ड्राफ्टिंग ऑफ एग्रीमेंट ऑफ डेवलपमेंट सबने ध्यान से करनी है। क्या फैसिलिटीज़, क्या एमिनिटीज़ दे रहे हैं ये देखना है कि मैं सिर्फ ड्रेनेज बना रहा हूँ, कंपाउंड वॉल बना रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी पोल बना रहा हूँ, या क्लब हाउस बना रहा हूँ, या स्विमिंग पूल भी बना रहा हूँ, गार्डन बना रहा हूँ, नाना नानी पार्क, चिल्ड्रन पार्क कर रहा हूँ, तो उसकी कॉस्ट में कितनी लोड कर रहा हूँ, ये सब देखना है। फिर रेरा के भी प्रोविजंस हमको ध्यान में रखनी है, फिर GST के प्रोविज़न देखनी है। पर मेंटेलिटी ऑफ लैंडलॉर्ड, डेवलपर और कस्टमर, अगर आप ट्रांजैक्शन स्प्लिट करते हो कि डेवलपमेंट चार्जेस के इतने हैं तो वेल एंड गुड, और ट्रांजैक्शन स्प्लिट नहीं कर सकते, पूरा अमाउंट जाएगा, बाद में GST के अंदर इशू आने वाला है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या मैं भी AR में चले जाऊँ। तो अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो आप भी AR में जाके इसको सिक्योर कर सकते हो। पर आगे जो भी मामला चलने वाला है हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, वो यही चलेगा कि प्लॉट इज़ नथिंग बट अ पीस ऑफ लैंड और उसके ऊपर GST नहीं लगना चाहिए। ऐसा ही एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू आ रहा है। पर लिटिगेशन नहीं चाहिए तो AR में जाइए और वो हिसाब से आप ही इसका निर्णय ले सकते हो। पर इट्स अ लॉन्ग वे टू गो अंडर GST। जो पाथ है लॉस की, ये बिल्डर्स और डेवलपर्स और रियल इस्टेट को कभी सुकून नहीं मिला है कोई भी लॉ में, ना सर्विस टैक्स में, ना वैट में, ना आप GST में। तो थोड़ा सा सोच समझ के ही निर्णय लेने चाहिए। तो ये एक छोटा सा मेरे तरफ से प्रयत्न था आपको GST का नॉलेज देने के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन सेंड टू fca.umeshsharma@gmail। इसके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हो अगर ग्रुप ज्वाइन करना है तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर लिसनिंग, एंड होप कि ये जो इशू है ये जल्द से जल्द सेटल हो जाए। थैंक यू।